स्टार्ट हो जाता है, उस कंडीशन में दिक्कत स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम लोग जो सबसे पहले पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे। आज जो मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ सेल बायोलॉजी से। एक्चुअल में क्या है, एनसीईआरटी में यूनिट फर्स्ट और सेकेंड के बाद थर्ड जो यूनिट है ना वो सेल बायोलॉजी का है। लेकिन क्या है कि अगर मैं फर्स्ट यूनिट पहले पढ़ाऊँ और सेकेंड यूनिट जिसमें कि डाइवर्सिटी है, मार्फोलॉजी है, एनाटोमी है, तो जब तक आप सेल बायोलॉजी न सीखोगे तब तक मार्फोलॉजी एनाटोमी आप समझ नहीं सकते हो, रटने वाला कहानी हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सीक्वेंस चेंज करके चलेंगे, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सीक्वेंस नहीं है। सबसे पहले सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी के बाद फिर हम सेल साइकिल पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर बायोमोलिक्यूल्स, मतलब थर्ड नंबर यूनिट पहले कर लेंगे, फिर फोर्थ यूनिट, फिर फिफ्थ यूनिट में घुसेंगे, और फिर जाके फर्दर हम लोग फर्स्ट और सेकेंड यूनिट में बाद में घुसेंगे, ताकि आपका सारा बात समझा हुआ हो और वहां आसानी से हम लोग समझते हुए निकल लें, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल बायोलॉजी एकदम जीरो लेवल से। नोट्स आपको लिखना नहीं है, आपको केवल सुनना है। मेरा क्लास में सिर्फ आपको सुनना रहता है, ठीक है। सारा नोट्स का स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज दिया करूंगा। दूसरा, जो नोट्स पीडीएफ फॉर्म में है मेरे पास, जिस नोट से मैं पढ़ाऊंगा या जो आपको पढ़ना है वो नोट्स आपको मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। आप जहाँ कहीं भी हो आप उसको प्रिंट करवा सकते हो, सॉफ्ट कॉपी आपके पास रहेगा, आप उसका हार्ड कॉपी बनवा सकते हो। नहीं, और ऐसे आप स्क्रीनशॉट बीच बीच में नहीं लेना है, मैं लास्ट में आपको भेज ही दूंगा या लास्ट में आप स्क्रीनशॉट लोगे। एक चीज और ध्यान रखना है, कोई भी डाउट हो तो मैं डाउट पूछने का भरपूर टाइम दूंगा, आप उस समय डाउट पूछ सकते हो। कोई भी डाउट, मैटर से, सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी एकदम ध्यान से देखना, आज इंट्रोडक्शन क्लास सेल बायोलॉजी का, या आप कह सकते हो पूरा बायोलॉजी का ही इंट्रोडक्शन ही है सेल बायो। इससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तो सेल बायोलॉजी तो बाद में, पहले थोड़ा सा देखेंगे हम लोग सेल क्या है, उससे रिलेटेड बात। लेकिन मैंने क्या बोला, एकदम बिगिनिंग चलते हैं, एकदम शुरुआती चलते हैं, एकदम इनिशियल स्टेज की अगर मैं बात करूं तो दुनिया का सबसे छोटा चीज, इस दुनिया में सबसे जो छोटा चीज होता है वो क्या होता है, एटम। दुनिया में इससे छोटा अभी तक नोन नहीं है जिसका एग्जिस्टेंस हो। एटम जो है दुनिया का क्या है, सबसे छोटा चीज है दुनिया में, इससे छोटा अभी तक नोन नहीं। एटम बोले तो जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब क्या है, एटम है। नहीं, दुनिया का ये सबसे छोटा चीज है एटम। बच्चों एटम जब आपस में मिलता है या जुड़ता है तो क्या बना देता है, मॉलिक्यूल्स। आपको पता होगा ये बात, एटम जब जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल्स की हम लोग बात करेंगे, या एटम जुड़ के मॉलिक्यूल बनाता है। मॉलिक्यूल कहने का मतलब हो गया जैसे O2, नहीं, N2, ये सब क्या है, मॉलिक्यूल है। तो दुनिया का सबसे छोटा चीज है एटम, एटम जुड़ा तो मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल जब जुड़ेगा आपस में तो ये बना देता है कंपाउंड। मॉलिक्यूल जब जुड़ता है आपस में तो बनाता है कंपाउंड। कंपाउंड कहने का मतलब है जैसे CH4 मीथेन एक कंपाउंड है, ग्लूकोज C6H12O6, ये सब क्या है, कंपाउंड है। तो दुनिया का सबसे छोटा चीज हो गया एटम, एटम जुड़ा तो मॉलिक्यूल बनाया, मॉलिक्यूल जुड़ के क्या बनाया, कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया बच्चों। और ये जो कंपाउंड जब आपस में जुड़ेगा, जब कंपाउंड सब आपस में जुड़ता है तब जाके बना देता है सेल, जिससे रिलेटेड हम लोगों को बात करना है, सेल। तो सेल पे हम बात करते हैं, लेकिन फर्दर पहले आगे चलते हैं। सेल, जब ढेर सारा सेल आपस में जुड़ता है तो वही क्या बना देता है बच्चों, टिश्यू। सेल जब आपस में जुड़ेगा तो वो क्या बनाएगा, टिश्यू बनाने का काम करेगा। जब टिश्यू आगे आपस में जुड़ता है तो शायद आपको पता होगा क्या बनाएगा, ऑर्गेन। टिश्यू सब आपस में जुड़ेगा तो ऑर्गेन बनाएगा। फिर ऑर्गेन जब आपस में जुड़ता है तो क्या बना देता है, ऑर्गेन का सिस्टम। ढेर सारा ऑर्गेन जब आपस में जुड़ेगा ना तो वही मिलके बनाता है ऑर्गेन सिस्टम।
और जब ढेर सारा ऑर्गेन सिस्टम जुड़ता है तब जाके बनता है ऑर्गेनिज्म। तब जाके क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं, आप एक ऑर्गेनिज्म हो, चींटी एक ऑर्गेनिज्म है, हाथी एक ऑर्गेनिज्म है। नहीं, इवन बैक्टीरिया जो नेकेड आई से नहीं दिखता वो भी एक ऑर्गेनिज्म ही है। तो ऑर्गेनिज्म, तो हम लोग अपनी ही बात कर लेते हैं। जैसे मैं एक ऑर्गेनिज्म, तो हमारे बॉडी के अंदर अगर घुसोगे, हाड़ के अंदर अगर देखोगे, तो ढेर सारा ऑर्गेन सिस्टम होगा। हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम मिल जाएगा, स्केलेटरी सिस्टम मिल जाएगा, नर्वस सिस्टम मिल जाएगा, स्केलेटन सिस्टम मिल जाएगा, इंटुगमेंटरी सिस्टम मिल जाएगा, एंडोक्राइन सिस्टम मिल जाएगा, और भी ढेरों है। ये सब क्या है? ऑर्गेन सिस्टम है। मतलब मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ या हम लोग एक ऑर्गेनिज्म है, हमारे बॉडी के अंदर ढेर सारा क्या मिल जाएगा? ऑर्गेन सिस्टम। किसी भी ऑर्गेन सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, कोई भी ऑर्गेन सिस्टम की अगर हम लोग बात करें बच्चों, नहीं कोई भी, तो उस ऑर्गेन सिस्टम के अंदर, कोई भी ऑर्गेन सिस्टम की अगर हम लोग बात करेंगे, तो उस ऑर्गेन सिस्टम के अंदर ढेर सारा क्या मिल जाएगा? ऑर्गेन मिल जाएगा। जैसे अगर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की जो बात कर रहे हैं, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम की जो बात कर रहे हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या मिल जाएगा? माउथ से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या बात करेंगे? माउथ से रिलेटेड बात करेंगे। नहीं, उसके अंदर अगर जाए तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको दिखाता चलता हूँ, मैं आपके स्क्रीन पे शो करता हूँ। तो यही डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? ये माउथ से रिलेटेड बात होगा, इससे रिलेटेड बात होगा। फिर इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो ये जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर दिख रहा है, ओइसोफेगस से रिलेटेड बात करेंगे। पाइपलाइन स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ओइसोफेगस, इससे रिलेटेड बात होगा। फिर इसके भी अंदर अगर हम लोग जाएं तो ये स्टमक से रिलेटेड बात करेंगे हम लोग। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये सब ऑर्गन है। नहीं, फिर ये ड्यूडेनम, या सीधा बोले तो स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम लोग बात करें तो ये पूरा का पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर कर दिया। ये जो ब्लिंक करता हुआ आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड बात करेंगे हम लोग। फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये जो वाला पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये पूरा कंप्लीट पार्ट ये क्या दिख रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन का, इससे रिलेटेड बात करेंगे। नहीं, और इसी में लार्ज इंटेस्टाइन में ये वाला पार्ट रेक्टम से रिलेटेड बात करेंगे। ये फिर एनल कैनाल से रिलेटेड बात होता है। मतलब ये सब क्या है? ऑर्गन है। इवन हम लोग ऑर्गन की बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो हम लोग लीवर से रिलेटेड बात करेंगे। हम लोग किससे रिलेटेड बात कर लेंगे? हम लोग का जो लीवर है, ये जो आपको दिख रहा है ये ब्लिंक करता हुआ, ये लीवर से रिलेटेड बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो ये ऑर्गन है, लीवर ऑर्गन है। इवन पेनक्रियाज, ये वाला सॉरी ये गॉल ब्लैडर, लीवर के जस्ट नीचे ये वाला जो पार्ट आपको ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग गॉल ब्लैडर से भी रिलेटेड बात करते हैं। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम के बैक साइड में आए तो ये वाला पार्ट लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बच्चों, ये पेनक्रियाज, तो इस पेनक्रियाज से रिलेटेड बात करेंगे। तो पेनक्रियाज क्या है? ऑर्गन है। स्टमक क्या है? ऑर्गन है। लीवर क्या है? ऑर्गन है। गॉल ब्लैडर क्या है? ऑर्गन है। तो ढेर सारा ऑर्गन जब आपस में मिलता है तब जाके एक सिस्टम बनता है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम आपके सामने में प्रोजेक्ट किया हुआ। ये क्या है? पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की। नहीं, इसी तरह से और भी सिस्टम है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें कोई दूसरा सिस्टम को लेके, तो और भी सिस्टम मौजूद होता है बच्चों। इसमें जैसे हम लोग बात करेंगे तो दूसरा तीसरा सिस्टम भी मौजूद है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, स्केलेटन है, इंटुगमेंटरी सिस्टम है। तो कोई भी सिस्टम को अगर आप लो, किसी भी सिस्टम, तो उसमें ढेर सारा ऑर्गन होता है। मान लो मैं लीवर को ही लेके आगे बढ़ूं, ये जो लीवर आपको दिख रहा है यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये जो लीवर आपको दिख रहा है, नहीं ये जो लीवर है, ये जो लीवर को मैं बाहर निकाला, ये लीवर जो बना होता है ना, ढेर सारा सेल से मिलके बना होता है, या आप कह सकते हो टिश्यू से मिलके बना होता है। ये जो लीवर है इसमें ढेर टाइप ऑफ क्या होता है? टिश्यू होता है। तो ये एक ऑर्गन है। तो ऑर्गन कैसे बना है? तो ढेर तरह टिश्यू से मिलके बना है। और किसी भी टिश्यू की बात करें, कोई भी टिश्यू ढेर टाइप ऑफ सेल से मिलके बना होता है। कोई भी सेल की अगर बात करेंगे तो वो सेल किससे मिलके बना होगा? कोई भी सेल ढेर सारा कंपाउंड से मिलके बना होगा, कोई भी कंपाउंड ढेर सारा मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा, और कोई भी मॉलिक्यूल ढेर सारा एटम से मिलके बना होगा। तो दुनिया का सबसे छोटा चीज
दुनिया का सबसे छोटा चीज क्या है, आपको याद रखना है, एटम। मतलब इस दुनिया में कोई भी चीज फॉर्मेट, कोई भी चीज बना हुआ है, चाहे वो ये पेन क्यों ना हो, ये किसी ना किसी एटम का बना है, किसी ना किसी ये एटम का बना है। नहीं, घर में लगा हुआ फैन है तो वो भी किसी ना किसी एटम का है। ये वाल दीवाल जो है, नहीं, वो भी क्या है, किसी ना किसी एटम का है। ये जो पेंटिंग आपको दिख रहा है, नहीं, ये भी क्या है, किसी ना किसी एटम से ही मिलके बना है। कहने का मतलब एवरीथिंग एटम से ही मिलके बना हुआ है इस अर्थ पे, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग, लिविंग हो या नॉन लिविंग। तो एटम जुड़ा तो मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल से फिर कंपाउंड बनता है। तो यहां तक तो हम लोग नॉन लिविंग की बात करते हैं, यहां तक क्या है, ये नॉन लिविंग की बात करते हैं, नॉन लिविंग। लेकिन कंपाउंड से दो साइड बढ़ता है, एक बढ़ चला जाता है सेल की ओर, और एक स्मॉल कंपाउंड से लार्ज कंपाउंड ये सब अलग चला जाता है। तो हम लोगों को पढ़ना है सेल बायोलॉजी, लिविंग से रिलेटेड बात करना है। बायोलॉजी में हम लोग लाइफ की बात करेंगे, बायो मतलब ही लाइफ होता है, तो लाइफ से रिलेटेड बात करना है बच्चों। तो हम लोग आगे सेल किया, तो सेल जुड़ा तो टिश्यू, टिश्यू जुड़ के ऑर्गन, ऑर्गन जुड़ के ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम जुड़ के ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम जुड़ के ऑर्गेनिज्म। बच्चों आपको बता दूं इसके बाद भी है, इसके आगे भी होता है। ऑर्गेनिज्म जब जुड़ता है, ऑर्गेनिज्म जब जुड़ता है तो बनाता है पॉपुलेशन, इसके बाद भी आगे भी चलता है। पॉपुलेशन जब जुड़ता है तो बनाता है कम्युनिटी, कम्युनिटी जब आपस में जुड़ता है तो बना देता है इको सिस्टम। ढेर सारा कम्युनिटी जब आपस में जुड़ेगा तो इको सिस्टम बनाएगा। ढेर सारा इकोसिस्टम जब जुड़ता है तो बायोम बनाता है, और ढेर सारा बायोम जब जुड़ता है तब जाके बनता बायोस्फीयर। इस तरह से ये आगे बढ़ता चला जाता है। बच्चों आपको बता दूं यहां से यहां तक ऑर्गेनिज्म से लेके इधर वाला पार्ट ये हम लोग 12 क्लास में पढ़ेंगे, 12 में जब इकोलॉजी पढ़ेंगे तो उस समय। फिलहाल जो हम लोग को सेल बायोलॉजी पढ़ना है, नहीं, तो सेल से रिलेटेड अभी बात हम लोग को करना है यहाँ। लेकिन 11th क्लास में हम लोग जो बात करेंगे तो ऑर्गेनिज्म तक, अप टू ऑर्गेनिज्म, मतलब एटम से लेके ऑर्गेनिज्म तक का बात जो होगा, ऑर्गेनिज्म तक, ये 11th क्लास का चीज है। ठीक है, तो दुनिया का सबसे छोटा चीज आपसे पूछे कोई भी तो क्या आंसर करेंगे, एटम है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए दुनिया का सबसे छोटा लिविंग चीज, जहां लगा दे लिविंग, आंसर चेंज हो जाएगा और आंसर क्या चला जाएगा, सेल। दुनिया का सबसे छोटा चीज एटम, लेकिन दुनिया का सबसे छोटा लिविंग चीज, आंसर क्या आएगा बच्चों, सेल। दुनिया का सबसे छोटा लिविंग चीज से रिलेटेड कभी भी पूछा जाए आपसे तो आंसर क्या करना है, सेल। सेल क्या है कि दुनिया का सबसे छोटा लिविंग चीज होता है। और यही रीजन है कि सेल का जो डिफिनेशन दिया जाता है, डिफिनेशन जो सबसे छोटा डिफिनेशन अगर हम लोग बात करें तो यूनिट ऑफ लाइफ, अगर आप इतना भी बोल दो तो सेल डिफाइन हो गया, सेल डिफाइन हो गया, यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ का इकाई है, यूनिट। अब यूनिट ऑफ लाइफ में दो कीवर्ड है, एक यूनिट अगर हम लोग समझ जाएं कि यूनिट क्या होता है, और दूसरा अगर हम लोग लाइफ समझ जाएं कि लाइफ क्या होता है, यूनिट क्या होता है और लाइफ क्या होता है, अगर ये समझ जाए हम लोग तो आसानी से हम लोग सेल का डिफिनेशन समझ जाएंगे। हम लोग आसानी से सेल का डिफिनेशन समझ सकते हैं अगर हम लोग ये समझ जाए कि यूनिट क्या है और दूसरा बात लाइफ, लाइफ क्या है। तो जरा सा लाइफ से रिलेटेड बात करते हैं पहले कि लिविंग किसको बोलेंगे भाई, या लाइफ क्या है। बच्चों लाइफ की हम लोग जब भी बात करेंगे तो हम लोग लिविंग है, लाइफ है, जिंदा है, नहीं, तो हम लोग क्या क्या करते हैं, अगर एक गौर करो जरा सा कि हम लोग क्या क्या करते हैं। तो एक, हम लोग क्या करते हैं, तो खाना खाते हैं, नहीं, या छोड़ो, हम लोग चलते फिरते हैं। तो चलना फिरना क्या कहलाता है, लोको मोशन। हम लोग क्या करते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं। जो भी लिविंग है वो जनरली देखा जाए तो वो क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ट्रांसफर कर लेता है। हम लोग भी करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह आना जाना। दूसरा हम लोग खाना वाना खाते हैं, डाइजेशन। कोई भी लाइफ है, लिविंग है, वो डाइजेशन करेगा। सांस लेते हैं,
सांस लेना छोड़ना, इसको बोला था रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन करते हैं। और क्या करते हैं हम लोग? जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम लोग बाहर भी निकाल देते हैं, एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन का भी काम हम लोग करते हैं। और भी कुछ कुछ करते हैं, रिप्रोडक्शन। हम लोग और क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन भी करते हैं। तो कोई भी लिविंग है अगर वो जिंदा है तो गारंटी और लोकोमोशन करेगा। लोकोमोशन का मतलब होता है होल बॉडी का, कंप्लीट बॉडी का एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? लोकोमोशन कहलाता है। तो हम लोग लोकोमोशन करते हैं। दूसरा जो बात है क्या किए? डाइजेशन। बच्चों हम लोग खाना खाते हैं नहीं, खाना मुंह में लिए, चबा के डाल दिया अंदर, डाइजेशन। अभी अभी डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आपको एक ओवरव्यू भी दिखाया था डाइजेस्टिव सिस्टम। तो खाना जो खाते हैं किस लिए खाते हैं भाई? तो एनर्जी के लिए। खाना हम लोग किस लिए खाते हैं? एनर्जी के लिए। एनर्जी चाहिए नहीं। 2-4 दिन अगर खाना ना खाएं, अगर 2-4 दिन हम लोग खाना ना खाएं तो बेड पर से उठना भी मुश्किल हो जाता है। खाना अगर ना खाएं तो बेड पर से उठना भी मुश्किल हो जाएगा। तो एनर्जी, जो फूड हम लोग खाते हैं रियल में वो एनर्जी है। एनर्जी खा रहे हैं, एनर्जी। आप लोग एनर्जी के बारे में बचपन से जानते हो, नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ना तो क्रिएशन है, ना ही उसका डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो फिर कर क्या सकते हैं? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हम लोग कर सकते हैं। जो लाइट एनर्जी आता है, लाइट एनर्जी प्लांट पे पड़ता है, प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, और वही प्लांट प्रोडक्ट खा के तो हम लोग जिंदा हैं। हम लोग खाना में क्या खाते हैं? चावल प्लांट प्रोडक्ट, दाल प्लांट प्रोडक्ट, सब्जी प्लांट प्रोडक्ट। अगर गौर करो अपने खाना पे तो मैक्सिमम टाइम हम लोग क्या खाते हैं? प्लांट प्रोडक्ट ही तो खाते हैं बच्चों। तभी तो हम लोग जिंदा हैं, प्लांट प्रोडक्ट को खा के। कुछ बच्चे बोलेगा सर हम चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, अंडा खाते हैं, वो तो प्लांट प्रोडक्ट नहीं है। तो भाई जो चिकन खाते हो वो क्या खाता है? वो किस पे निर्भर है? वो किससे जिंदा है? मटन जो खाते हो वो क्या खा रहा है? नहीं, सब प्लांट प्रोडक्ट। तो प्लांट प्रोडक्ट क्यों? तो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर लेता है प्लांट केमिकल एनर्जी में, और वही केमिकल एनर्जी हम लोग खा के जिंदा रहते हैं। तो एनर्जी चाहिए, क्योंकि जो हम लोग बेड पर से उठे तो एनर्जी, वहां भी एनर्जी चाहिए। मैं जो बोल रहा हूं इसमें भी एनर्जी चाहिए, आप जो सुन रहे हो उसमें भी एनर्जी चाहिए, आप जो देख रहे हो मुझे या मैं जो देख रहा हूं इसमें भी एनर्जी चाहिए। एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। तो एनर्जी, डाइजेशन जो प्रोसेस है तो एनर्जी, एनर्जी चाहिए। दूसरा रेस्पिरेशन जो है ना, ये भी एनर्जी से ही रिलेटेड बात है। रेस्पिरेशन में ये भी एनर्जी से ही रिलेटेड बात है। तो सर कैसे? बच्चों आप लोग 10th क्लास में पढ़े होगे एरोबिक रेस्पिरेशन और एन एरोबिक रेस्पिरेशन। आप लोग जानते हो कि एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हुआ तो वही एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल अर्थ से एटीपी बना के देगा। कब बनाएगा, कहां बनाएगा, कैसे बनाएगा, फर्दर आगे हम लोग देखेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन टॉपिक में। और अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 ही एटीपी बनता है। तो ये दोनों एनर्जी से रिलेटेड बात है। तो डाइजेशन और रेस्पिरेशन एनर्जी से रिलेटेड बात हो गया। तो ये दोनों एनर्जी से रिलेटेड बात हो गया। एनर्जी के बिना हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ में एनर्जी चाहिए। क्लियर? आगे जो बात करें, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट हमारे बॉडी का रह गया हम लोग उसको बाहर निकाल देते हैं, एक्सक्रेशन। अनडाइजेस्टेड जो खाना खाए, जो पचा नहीं, अनडाइजेस्टेड रहा, हम लोग उसको क्या किए? निकाल देते हैं बाहर। यूरिनेशन के द्वारा, यूरिन के द्वारा हम लोग निकाल देते हैं अनडाइजेस्टेड, अनडाइजेस्टेड नहीं बोलना चाहिए, जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकाल देते हैं। पसीने के द्वारा वेस्ट मटेरियल निकाल देते हैं। जो फालतू का चीज हमारे बॉडी में है, गैस कार्बन डाइऑक्साइड, उसको नाक से हम लोग निकाल देते हैं। तो एक्सक्रेशन, एक्सक्रेशन में कहने का मतलब है जो वेस्ट मटेरियल है, कोई भी लिविंग वेस्ट पार्ट को वो बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है? एक टर्म है रिप्रोडक्शन। अगर गौर करके देखो तो इसमें 2 टर्म दिखेगा, एक री प्लस प्रोडक्शन। अगर इसको, इसके टर्म को मैं तोड़ूं तो एक टर्म क्या है? री, और दूसरा टर्म क्या है? प्रोडक्शन। एक टर्म है री और दूसरा क्या है? प्रोडक्शन। री मतलब होता है दोबारा से प्रोडक्शन करना। कहने का मतलब अपने जैसा दूसरे को बना देना ही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। अपने जैसा दूसरे को बना देना ही क्या कहलाएगा? रिप्रोडक्शन कहलाता है बच्चों।
कि दोबारा से प्रोडक्शन करना, अपने जैसा दूसरे को बना देना, क्या कहलाएगा? रिप्रोडक्शन कहलाएगा। नहीं तो अपने जैसा बना दो दूसरे को, तो रिप्रोडक्शन। तो कोई भी लिविंग है जिसमें लाइफ है तो नॉर्मली ये सब काम करता है। क्या क्या काम करता है? लोकोमोशन करेगा, डाइजेशन करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, एक्सक्रेशन करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। लेकिन आपको बता दूं आज की डेट में इतना बात बोलना काफी नहीं है, लिविंग के लिए इतना बात बोलना काफी नहीं है। तो सर क्यों? चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। आप लोग मूवी देखे हो रजनीकांत वाला रोबो? रोबो रोबो में जो चिट्टी था, अगर देखे हो मूवी तो वो चलता है कि नहीं? रोबोट सब चलता है कि नहीं? तो हम लोग भी चलते हैं, रोबोट भी चलता है। तो रोबोट लिविंग हुआ कि नॉन लिविंग? तो पक्का वो नॉन लिविंग है, लेकिन लिविंग की तरह बिहेव कर रहा है, चलने का काम। दूसरा, खाना खाना और सांस लेना किससे रिलेटेड है? एनर्जी। जो चिट्टी था या रोबोट जो है विदाउट एनर्जी वो भी नहीं चलता है, अगर वो भी चल रहा है तो उसको भी एनर्जी चाहिए। तो नॉन लिविंग है और हम लोग क्या है? लिविंग है। नहीं। नेक्स्ट अगर बात करें, जो रोबोट है उसका कोई पार्ट खराब हो गया है, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, तो उसको क्या करता है? रिप्लेस कर देता है, उसको फेंक देता है, नया लगा लेता है। इसका मतलब वो एक्सक्रेशन भी कर रहा है। और रजनीकांत वाले मूवी में जो रोबो मूवी है उसमें दिखाया है एक चिट्ठी हजारों चिट्ठी को बना दिया। कहने का मतलब एक मशीन से दूसरा मशीन हम लोग बना सकते हैं। और रिप्रोडक्शन का मतलब ही होता है री प्लस प्रोडक्शन, अपने जैसा दूसरे को बना देना। अब एक मशीन से दूसरे मशीन को बना लिए तो वो भी एक तरह का क्या है? रिप्रोडक्शन ही तो है। तो बच्चों ये जितना बात अभी लिखा हुआ ग्रीन से, इतना बोलना काफी नहीं है लिविंग के लिए। कुछ तो ऐसा होगा जो लिविंग केवल करता होगा और नॉन लिविंग न करेगा। कोई तो बात होगा, स्पेशल बात होगा, कुछ कुछ ना कुछ। और वो बात क्या है कि लिविंग में एडेप्टेशन होता है, नॉन लिविंग में एडेप्टेशन नहीं होता है। लेकिन क्वेश्चन है कि सर क्या एडेप्टेशन, लिविंग में क्या एडेप्टेशन है? एडेप्टेशन का मतलब होता है लोकल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेना। आपका जो लोकल इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेना। जैसे अभी क्या है कि बहुत तेज गर्मी है, तो हम लोग क्या करते हैं? घर में एसी उसी चला के रहते हैं, एसी उसी चला लिए। जैसे घर से या रूम से बाहर निकलेंगे या क्लासरूम से बाहर निकलते हैं तो एसी ऑफ। लेकिन सोचो उस क्लासरूम में जो टेबल कुर्सी बेंच है, वो कभी आपको बोला कि यार क्या मजाक कर रहे हो? नहीं, कितनी गर्मी है और तुम एसी बंद करके चले जा रहे हो, पंखा बंद कर दे रहे हो, पसीना पसीना हो जा रहे हैं। ऐसा टेबल कुर्सी बेंच बोला क्या? कभी नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वो नॉन लिविंग है, उसको कोई मतलब नहीं है ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई फर्क उसको पड़ता नहीं है टेबल कुर्सी बेंच को। लेकिन हम लोग को पड़ता है। अब सोचो कोई ठंडा है और एसी चला दे, तो हम लोग बोलेंगे पागल है, ऐसे ही ठंडा लग रहा है और एसी चला दिया। जरा सा इमेजिन करो कि बहुत तेज गर्मी पड़ रहा हो और आप घर में बहुत ही स्ट्रांग एसी चलाए हुए हो, लो टेम्परेचर पे किए हो, एकदम लो कर दिए, ठंड लगने लगेगा। इच्छा होगा कि कोई चादर उधर से ओढ़ ले, नहीं स्वेटर जैकेट मिल जाए तो हम लोग ले लेंगे। लेकिन कभी क्या टेबल कुर्सी बेंच बोला यार मेरे ऊपर भी एक चादर डाल दे? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें एडेप्टेशन नहीं है। लिविंग में क्या होता है? एडेप्टेशन होता है। तो बच्चों आपको ये सब बात के साथ साथ कि लिविंग में एडेप्टेशन है, सॉरी लोकोमोशन है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रेशन है, रिप्रोडक्शन है, तो इतना पे रुकना नहीं है, एक लाइन और बोल देना, एडेप्टेशन भी होता है। और आप चाहो तो इसी के अंदर सेंसेशन भी बोल सकते हो कि कोई भी लिविंग होगा तो उसमें क्या होगा? सेंसेशन से रिलेटेड भी हम लोग बात करेंगे। तो ये हो गया लिविंग, नहीं कि सेंसेशन भी होता है बच्चों। दूसरी बात करते हैं, ये तो हो गया लाइफ के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिए हम, लाइफ के बारे में थोड़ा सा आइडिया। यूनिट से रिलेटेड बात करते हैं। यूनिट क्या है? कोई बताओगे? यूनिट क्या है बताओ तुम ही लोग। यूनिट कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। वैसे तो हिंदी इकाई है इसका, लेकिन यूनिट बोलते किसको है? यूनिट किसको बोलते हैं? यूनिट की जो बात करें ना, बोला जाता है स्मॉलेस्ट फंक्शनल पार्ट। क्या बोलेंगे? स्मॉलेस्ट फंक्शनल पार्ट, पार्ट नीचे लिख देता है। स्मॉलेस्ट फंक्शनल पार्ट किसी भी चीज का, वो उसका यूनिट कहलाएगा, वो उसका यूनिट कहलाएगा।
मतलब जो दीवाल है ना, दीवाल का स्मॉलेस्ट फंक्शनल पार्ट क्या होता है? ब्रिक, ईटा। ईटा दीवाल का यूनिट है। यूनिट होने के लिए दो बात ध्यान रखना है, एक छोटा तो होना ही चाहिए, दूसरा फंक्शनल भी होना चाहिए। सिर्फ छोटा होने से काम नहीं चलेगा। जैसे अगर आपसे कोई भी पूछे कि दीवाल का यूनिट क्या है, तो आप लोग बोल देते हो ईटा, ब्रिक। लेकिन जरा सोचो, उस ब्रिक से भी छोटा होता है ना जो सैंड है। सैंड ईटा से छोटा है कि नहीं? लेकिन सैंड नहीं बोले आपने। उससे भी छोटा है जो सीमेंट की बात करते हैं, एकदम पाउडर फॉर्म में रहता है, वो उससे भी छोटा है। लेकिन हम लोग उसका भी नाम नहीं लिए, हम लोग नाम क्या लिए? ईटा का। क्योंकि वो छोटा के साथ साथ फंक्शनल है। फंक्शनल भी। जैसे टाइम का यूनिट अगर हम लोग बात करें, टाइम का मैं नीचे बताता हूँ। अगर टाइम का यूनिट बोलते हैं तो नॉर्मली हम लोग क्या बोल देते हैं? सेकेंड। सेकेंड बोले तो 1 सेकेंड। टाइम का यूनिट बोलना रहता है तो हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों? सेकेंड। मान लो कोई बोला कि, मैं पूछा कि टाइम का यूनिट क्या है, तो तुमने बोल दिया सेकेंड। नहीं, मैं बोलूंगा नहीं, उससे छोटा तो 1/10 सेकेंड होता है भाई, तो हम 1/10 सेकेंड क्यों ना बोले? कोई बच्चा बोलेगा सर 1/10 क्यों आप बोल रहे हो, 100 क्यों ना बोले हम? नहीं, कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो ये बोलेगा कि सर 1/10 क्यों बोले, 1/100 क्यों ना बोले हम? कुछ ऐसा भी हो सकता है जो ये भी बोल सकता है कि 1/100 क्यों बोले, 1/1000 क्यों ना बोले सर? अगर ऐसे ही करते चले जाए, सो 1/1000, 1/10,000, 1/1 लाख, इस तरह से चलते चले जाए, तो छोटा तो होता जाएगा लेकिन फंक्शनल नहीं रहेगा। कैसे समझेंगे ये फंक्शनल है? तो जरा देखो, 1 सेकेंड को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 × 1 सेकेंड, 1/10 × 1 सेकेंड, ऐसा भी लिखा जा सकता है इसको, 1/100 × 1 सेकेंड, और 1/1000 × 1 सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हैं। और सब में कॉमन क्या आ गया? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड क्यों कॉमन आ गया? क्योंकि ये फंक्शनल है। छोटा के साथ साथ फंक्शनल होना भी जरूरी है, तभी जाके हम लोग बोलेंगे यूनिट। तो किसी भी चीज का आपको यूनिट पूछे ना, तो आप क्या बोलोगे? उसका डिफिनेशन देना है स्मॉलेस्ट फंक्शनल पार्ट उस चीज का जिसका भी बात कर रहे हो। जैसे अगर मैं बात करूं डिस्टेंस का, तो स्मॉलेस्ट फंक्शनल पार्ट ऑफ डिस्टेंस वो उसका यूनिट कहलाएगा। और आपको पता होगा कि स्मॉलेस्ट फंक्शनल पार्ट डिस्टेंस की अगर बात करें, अगर एसआई यूनिट की बात करें तो मीटर, और सीजीएस की बात करेंगे तो सेंटीमीटर। ये तो गया यूनिट। तो यूनिट के बारे में बताया। जरा सा गौर करो, सेल का पहला डिफिनेशन, 1 नंबर डिफिनेशन तो ये हो गया, यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर? एक दूसरा डिफिनेशन भी तैयार है, क्या बोल सकते हैं? यूनिट की जगह हम क्या बोल सकते हैं? स्मॉलेस्ट फंक्शनल पार्ट ऑफ लाइफ। दूसरा डिफिनेशन आपका तैयार है। यूनिट ना बोल के क्या बोलेंगे? स्मॉलेस्ट फंक्शनल पार्ट ऑफ, पार्ट के बाद क्या हो गया? ऑफ लाइफ। दूसरा डिफिनेशन तैयार है। तो पहला डिफिनेशन यूनिट ऑफ लाइफ, दूसरा डिफिनेशन स्मॉलेस्ट फंक्शनल पार्ट ऑफ लाइफ। तीसरा डिफिनेशन, तीसरा डिफिनेशन तो ऊपर जरा सा जगह नहीं है तो मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा, और पेन चेंज कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ग्रीन से करते हैं। नॉर्मली क्या है कि आप लोग जो रट्टा मार के रखते हो, याद करके जो रखते हो, या एनसीईआरटी में जो डिफिनेशन दिया है, क्या दिया है? स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल, और देन यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ उसमें भी है, बस जोड़ा क्या है? स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल। स्ट्रक्चर के साथ साथ क्या जोड़ दिया है? फंक्शन को जोड़ के बात किया है। अब क्वेश्चन है सर क्या स्ट्रक्चरल फंक्शनल? बच्चों कोई भी चीज का स्ट्रक्चर पे ही उसका फंक्शन डिसाइड हो जाता है। जैसे इसका एग्जांपल बताता हूँ। इसका एग्जांपल, नॉर्मली जो हम लोग क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो 150-200 बच्चा एक साथ बैठता है, तो बड़ा क्लासरूम है, बड़ा है तो क्लासरूम है हम लोग का, नहीं। लेकिन सोचो अगर उस क्लासरूम को मैं छोटा कर दूं, बहुत ही छोटा कर दूं, क्लासरूम का जो पीछे वाला दीवार है उसको एकदम सटा दूं, नजदीक कर दूं, बहुत ही छोटा रूम बना दूं, तो वो क्लासरूम नहीं हो सकता है, वो जस्ट लाइक बाथरूम की तरह यूज हो सकता है। उससे थोड़ा और बड़ा बनाया स्ट्रक्चर तो किचन की तरह यूज हो सकता है। उससे थोड़ा और बड़ा बना दे तो हम लोग का रूम की तरह यूज हो सकता है। और बड़ा बनाए तो हॉल नहीं की तरह यूज हो सकता है। जरा इमेजिन करो अगर मैं ऐसा बोलूं, जो मेरा क्लासरूम है, मैं बोलूं कि ये मैरिज हॉल है, मैं अपने ऑफिस के ऊपर बोर्ड लगा दूं कि मैरिज हॉल के लिए संपर्क करें, अगर ऐसा बोल दूं तो क्या होगा? मैरिज हॉल के लिए संपर्क करें अगर दे दूं, और मान लो कि आपके पापा मम्मी जो भी हैं मैरिज हॉल देखने आए,
और कोई स्टाफ मेरा वो क्लासरूम को दिखा रहा है कि यही मैरिज हॉल है, तो पापा मम्मी गुस्सा आ जाएंगे नहीं कि क्या बेवकूफ़ बनाया हुआ है, ये तो छोटा सा है, मैरिज हॉल की तरह स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है तो फंक्शन नहीं करेगा मैरिज हॉल का। गुस्सा आके बोल देंगे कि मेरा बेटा बेटी चीटी नहीं है, हाथी हाथी, मतलब चीटी का मैरिज हॉल इतना बड़ा होना चाहिए, आपके क्लासरूम के इतना, हाथी है तो उसका मैरिज हॉल और बड़ा होना चाहिए। सिंपल सा चीज है, स्ट्रक्चर चेंज किए तो फंक्शन चेंज हो जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे दिया क्या है, स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल। और नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ, तो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करा फंक्शन, और लाइफ का यूनिट है, इसीलिए हम लोग सेल बोल रहे हैं, तो स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, तीसरा डिफिनेशन होगा। चौथा डिफिनेशन भी आप कर सकते हो। चौथा डिफिनेशन क्या, देखो फिर यूनिट ना बोलो, फिर यूनिट ना बोलो तो क्या बोल सकते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनल, यूनिट ना बोल के डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, यूनिट की जगह स्मॉलेस्ट फंक्शनल पार्ट ऑफ लाइफ, चौथा डिफिनेशन। स्ट्रक्चरल फंक्शनल स्मॉलेस्ट फंक्शनल पार्ट ऑफ लाइफ, ये चौथा डिफिनेशन हो गया। बस ध्यान ये रखना है सॉरी, फंक्शन फंक्शन दो बार हो गया, फंक्शन फंक्शन दो बार हो गया, तो एक बार ना बोलना है, तो बोल देंगे स्ट्रक्चरल फंक्शनल स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, नहीं इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनल स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। जरा सा पानी पीने दो, गला फंसा है। नहीं, तो स्मॉलेस्ट फंक्शनल, यहाँ पे स्ट्रक्चरल फंक्शनल स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, चार चार पांच पांच डिफिनेशन आपको बता दिया। वैसे सेल का और भी डिफिनेशन होता है, बैग ऑफ केमिकल या केमिकल बैग भी हम लोग सेल को बोलते हैं बच्चों, नहीं बैग ऑफ केमिकल या केमिकल बैग भी हम लोग किसको बोलते हैं, सेल को बोलते हैं। तो यूनिट ऑफ लाइफ, ये सेल जो है, थोड़ा सा आइडिया आया होगा, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब लिविंग का, लाइफ का यूनिट, मतलब लाइफ यहीं से स्टार्ट होता है, सेल से, सेल से, और यही सेल जब जुड़ता है तो टिश्यू, टिश्यू जुड़ के क्या बना है, ऑर्गेन, ऑर्गेन जुड़ के क्या बनाता है, ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेन सिस्टम जुड़ के बनाता है ऑर्गेनिज्म। जिस प्रकार से, जिस प्रकार से, अनवर कुछ बोलना है क्या, अनवर कोई डाउट है, मिराज अनवर, बच्चों डाउट नहीं है तो म्यूट रखो अपने साइड से, है ना। नो सर, नो सर। हाँ, अनम्यूट करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, साउंड आने लगता है तो नोटिफिकेशन आ जाता है मेरे पास, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। तो मैं बता रहा था कि यूनिट, तो लाइफ का यूनिट हम लोग क्या बोलेंगे, सेल को बोल देते हैं बच्चों। बच्चों जिस तरीके से इस दीवार का, वाल का यूनिट क्या बोलते हैं, ईटा, ब्रिक, नहीं तो सेल, लाइफ का यूनिट सेल और वाल का यूनिट ब्रिक, ईटा। एक एक ईटा जोड़ के हम लोग दीवार बना सकते हैं कि नहीं, उसी तरह से एक एक सेल जोड़ के टिश्यू बना सकते हैं कि नहीं। चारों साइड अगर दीवार बना दो तो एक कमरा बन जाएगा, ढेर सारा टिश्यू जोड़ दो तो ऑर्गन बन जाएगा। एक कमरा के जैसा दो तीन कमरा मिला दो तो वो एक फ्लैट बन जाएगा, ढेर सारा ऑर्गन आपस में मिला दे तो वो ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा, ढेर सारा अगर फ्लैट मिला दे तो एक अपार्टमेंट बन जाएगा। एग्जैक्टली उसी तरीके से ढेर सारा ऑर्गन सिस्टम मिला देंगे तो एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ढेर सारा अपार्टमेंट मिला दो तो एक एरिया बन जाएगा, एक एरिया बन जाएगा आपके घर का अगल बगल का एरिया। उसी तरह से ढेर सारा ऑर्गेनिज्म मिलाएंगे तो पॉपुलेशन बन जाएगा, ढेर सारा एरिया मिला दो तो शहर बन जाएगा, पॉपुलेशन मिला दो तो कम्युनिटी बन जाएगा। ढेर सारा शहर मिला दो, ढेर सारा शहर मिला दो तो राज्य बन जाएगा, नहीं उसी तरह से ढेर सारा कम्युनिटी मिला दो तो इकोसिस्टम बन जाएगा, ढेर सारा राज्य मिला दो तो देश बन जाएगा, बायोम, ढेर सारा इकोसिस्टम मिलाएंगे तो बायोम बन जाएगा, और ढेर सारा देश मिला दो तो पूरा संसार ही बन जाएगा जिसको बायोस्फीयर बोल रहे हैं। सेम उसी तरीके से ये चलता रहता है, सेम उसी तरीके से चलता रहता है। तो हम लोगों का जो सिलेबस है, तो हम लोग सिलेबस की ओर फोकस करेंगे, सेल के बारे में डिटेल पढ़ना है हम लोग, कहने का मतलब यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। लेकिन आपको बता दूं, आपको बता दूं, ये सेल, जो सेल सेल बोल रहे, सेल आया कहाँ पे, दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर सेल आया कहाँ पे, तो भाई अर्थ पे आया। अर्थ में कहाँ पे आया, तो पानी में आया। क्वेश्चन ये भी दिमाग में आ रहा होगा, पानी कहाँ से आया, नहीं पानी कहाँ से आया, पानी में सेल आया तो पानी कहाँ से आया भाई, अर्थ पे।
फिर क्वेश्चन आ रहा है कि अर्थ कहाँ से आया, फिर मैं बोलूंगा कि हमारे यूनिवर्स में अर्थ है या हमारा सोलर सिस्टम में अर्थ है, तो आप क्वेश्चन फट से कर दो सर सोलर सिस्टम कहाँ से आया। तो एक आइडिया लेते हैं, देखा तो कोई नहीं है, एक आइडिया हम लोग जरा सा लेते हैं इवोल्यूशन का, तब पढ़ने में बहुत मजा आएगा। मतलब मैं बताऊंगा आपको फॉर्मेशन ऑफ सेल, कि सेल कहाँ से आया, कैसे आया, सेल कैसे बना। मतलब हम लोग लाइफ की जो बात कर रहे हैं कि जो नॉन लिविंग से आया, एटम जुड़ेगा तो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से कंपाउंड, और कंपाउंड से कैसे सेल बना, उससे रिलेटेड बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम लोग बैक चलते हैं और इवोल्यूशन को जोड़ते हैं। थोड़ा सा सिर्फ सुनना है, ये बात जो अभी बताने जा रहा हूँ यह नोट्स में भी नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ ध्यान देना है, सुनना है, लेक्चर सुनोगे समझ में आ जाएगा। तो मैं पहले बात करता हूं, हमारा यूनिवर्स कहां से आया ये तो मुझे नहीं पता है, किसी साइंटिस्ट को भी नहीं पता है, लेकिन हमारा सोलर सिस्टम कहां से आया इसका कुछ आइडिया है, लेकिन उस बात को समझने के लिए आपको समझना होगा कि इस दुनिया में कोई भी चीज है ना बच्चों, उसका एक सर्टेन लाइफ होता है, फिक्स लाइफ होता है। दुनिया का कोई भी चीज है तो उसका एक सर्टेन लाइफ है, फिक्स लाइफ। ये पेन ही है तो इसका फिक्स लाइफ है, जब तक चलता है हम लोग का पेन तब तक हम लोग यूज करते रहते हैं, जब चलना बंद होता है इसको फेंक देते हैं। अब दो बात होता है, या तो ये सॉइल में जाके धंस जाए, गाड़ दिया जाएगा, या नहीं तो इसको पिघला के नया कुछ बना लिया जाएगा। तो पिघला के बनाया तो इस पेन का अस्तित्व खत्म, और सॉइल में दबा रह गया 100 साल 1000 साल जब भी हो, इसका अस्तित्व खत्म। इसका फिक्स लाइफ था। नॉर्मली अगर हम लोग अपनी बात करें, जन्म लेते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, और थोड़े बड़े होते हैं, एडल्ट स्टेज में आते हैं, फिर और थोड़े बड़े होते हैं, और लास्टली बूढ़ा होके मारे जाते हैं। फिक्स लाइफ है। कोई चीज जो है लिविंग हो या नॉन लिविंग, उसका एक सर्टेन लाइफ होता है। सब कुछ खत्म होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जो सब कुछ खत्म होगा, ये अर्थ भी खत्म होगा। सब कुछ का एक फिक्स लाइफ होता है। बस अंतर क्या है, अंतर क्या है, कोई 7 दिन में अपना पूरा लाइफ पूरा कर लेता है, तो कोई 7 महीने में, तो कोई 7 साल में, तो कोई 700 साल में, तो कोई 7 लाख साल में, कोई 7 करोड़ साल में। बस लेकिन है कि वो एक सर्टेन लाइफ है, कभी ना कभी खत्म होगा, पहला बात। दूसरा बात, बच्चों रात के समय जब अंधेरे हो जाए, उस समय हम लोग जब ऊपर देखते हैं स्काई की ओर, तो टिमटिमाता हुआ ढेर सारा स्टार हम लोग को दिख जाता है, तारा। और आप लोग पढ़े होंगे अंडर 10 कि जो स्टार है वो अर्थ से सैकड़ों गुना बड़ा, हजारों गुना बड़ा, लाखों गुना बड़ा भी बोल तो गलत नहीं है, बड़ा होता है, जो हम लोगों को करोड़ों और लाखों के तादाद में दिखता है। तो जरा सोचो कितना बड़ा यूनिवर्स होगा, इनफाइनाइट, इसीलिए तो दिया हुआ है, जिसको हम लोग मेजर नहीं कर पाए, जिसके बारे में कुछ ना बता पाए, इनफाइनाइट है यूनिवर्स। अब उसमें जो तारा है, स्टार, जो टिमटिमाता हुआ दिखता है, जो हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर है, फिर भी दिख जा रहा है, फिर भी दिख जा रहा है। दिखने का मतलब है उसका लाइट इस अर्थ तक आ रहा है, तभी वो तारा दिख रहा है, वो स्टार दिख रहा है, नहीं तो नहीं दिखता। अब क्या है कि उस स्टार के बारे में हम लोग को ज्यादा आइडिया है नहीं, लेकिन अर्थ का जो नियरेस्ट स्टार जो कि सन को माना जाता है, सूरज के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है, तो उसी पे बात कर लेते हैं, सन पे। बच्चों सन की जो हम लोग बात करें, जो अर्थ से हजारों गुना बड़ा है, एक सन, अभी के टाइम में, ये जो अप्रैल मई वाला टाइम चलता है, 1 घंटा किसी को धूप में खड़ा रखने रहने बोल दो तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, हालत खराब हो जाएगा, पनिशमेंट हो जाएगा। जो हमसे लाखों किलोमीटर दूर है, उतनी दूर से ह्यूज अमाउंट में एनर्जी दे रहा है, इतना एनर्जी दे रहा है कि हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इतना लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी दे देता है कि हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, एसी कूलर लगा के बैठना पड़ता है, जो हमसे लाखों किलोमीटर दूर है। आखिर इतना एनर्जी सन के पास आ कहां से रहा है? तो आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे फिजन और फ्यूजन रिएक्शन, संलग्न और संलयन रिएक्शन, फिजन फ्यूजन ऐसे ही बोलता है। ह्यूज अमाउंट में एनर्जी उसी से निकलता है। मैं अर्थ के बारे में एक आर्टिकल पढ़ा था, बहुत दिन पहले की बात है, तो उसमें लिखा हुआ था कि आखिर अर्थ से कितना एनर्जी निकल रहा है पर सेकेंड, आप कैसे इमेजिन करोगे? तो उस आर्टिकल में साइंटिस्ट का लिखा हुआ था, उस साइंटिस्ट, उनका कहना था कि जस्ट आप एक इमेजिन करो कि 1 करोड़ परमाणु बम, 1 करोड़ परमाणु बम 1-1 टन का एक साथ बांध के फोड़ दो, ब्लास्ट करवा दो, तो जितना एनर्जी निकलता है पर सेकेंड सन से उतना ही एनर्जी निकलता है। बच्चों 1 करोड़ परमाणु बम,
यहाँ 2 परमाणु बम नागासाकी हिरोशिमा पे गिराया तो हालत खराब कर दिया जापान का। और यहाँ बात कर रहा है 1 करोड़ परमाणु बम 1-1 टन का एक साथ बांध के फोड़ देना है, जो एनर्जी निकलेगा पर सेकेंड सन से उतना ही एनर्जी निकलता है। जरा सोचो, सन से उतना एनर्जी निकल रहा है तो स्टार से कितना निकल रहा होगा जो सन से भी बड़ा है। ह्यूज अमाउंट में एनर्जी निकल रहा है। नहीं, फिजन और फ्यूजन रिएक्शन से निकल रहा है। अब क्या होता है, हमारा जो स्टार है, मान लेते ये स्टार है, अभी ह्यूज अमाउंट में एनर्जी निकल रहा है। तो कोई भी चीज गर्म होता है ना तो वो एक्सपेंड होता रहता है, ये बाहर की ओर फैल रहा है, आप लोग को पता होगा। और जब ठंडा होता है कोई चीज तो सिकुड़ता है। जब स्टार का लाइफ खत्म होता है, जब स्टार का लाइफ खत्म होता है, चाहे वो जब कभी भी हो, 1000 साल बाद, लाख साल बाद, करोड़ साल बाद, जब भी हो, तो बर्न होना थोड़ा कम कर देता है। और जैसे कम होता है तो क्या होता है कि बाहर से सिकुड़ना स्टार्ट कर देता है, जो एक्सपेंड हुआ था वो सिकुड़ना स्टार्ट कर देता है, ये अंदर की ओर आना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अंदर अभी भी जल रहा होता है, और अंदर अभी भी गर्म है, हॉट है, और बाहर से सिकुड़ रहा है, सिकुड़ रहा है। सिकुड़ते सिकुड़ते बाहर से सिकुड़ रहा है और अंदर से गर्म चीज बाहर निकलने का कोशिश कर रहा है। नहीं, आलू बम देखो, आलू बम पटाखा, नॉर्मली जो बम हम लोग दीपावली में फोड़ते हैं, उसको कभी उसका रैपर उखाड़ के देखना आलू बम का। इस तरह से एक छोटा सा कार्टून होगा, इसमें एक बत्ती होगा, इसमें बारूद रहता है और इसके ऊपर इस तरह से रस्सी बांधा हुआ रहता है, रस्सी। आप रस्सी को खोल देना और आग लगा के देखना, वो जलेगा, आवाज नहीं करेगा। जितना टाइट रस्सी होगा उतना ही तेज धमाका होगा। आलू बम की जो बात करते, तो जरा सोचो, आलू बम जो बना तो अंदर ये बत्ती क्या करता है, आग को अंदर लेके गया और यहाँ बारूद जल गया। अंदर में क्या है, बारूद है, वो जल गया, जो बाहर निकलने का कोशिश कर रहा है और धागा या रस्सी उसको निकलने नहीं दे रहा है, तो जोरदार धमाका होता है। सेम वही चीज तो हुआ कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर गया, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लाइफ खत्म हुआ तो, लेकिन अंदर अभी भी जलता है, हीट हो रहा है, ये बाहर निकलने का कोशिश करता है, तो वो स्टार में जोरदार धमाका होता है, धमाका, सुपरनोवा विस्फोट इसको बोलते हैं, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी आप बोल सकते हो, जबरदस्त धमाका। अगर 1 सेकेंड वाला भी धमाका मान ले तो 1 करोड़ परमाणु बम वाला धमाका एट अ टाइम, तो गारंटी है ये स्टार जिस भी चीज का बना होगा उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया गया होगा। और दुनिया का सबसे छोटा चीज क्या है, एटम, मतलब इसको एटम में तोड़ दिया गया होगा, एटम में टूट गया। अब क्या है कि आप लोग अगर 10th क्लास में ग्रेविटेशन एक टॉपिक था, शायद आप पढ़े होंगे फिजिक्स में। ग्रेविटी जो होता है ना, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, अट्रैक्टिव, सब चीज को अट्रैक्ट करने का कोशिश। मास है तो अट्रैक्शन होगा, सिंपल सा चीज है, मास है तो अट्रैक्शन होगा। तो एटम में मास होता है, तो ये एटम सब आपस में अट्रैक्ट होता चला गया। पहले तो धमाका हुआ तो दूर गया, और फिर ग्रेविटी के कारण अट्रैक्ट भी हुआ। नहीं, तो पहले दूर गया फिर अट्रैक्ट होना स्टार्ट किया, एटम सब आपस में जुड़ता गया, मॉलिक्यूल भी बनता गया। तो धमाका से दूर और फिर अट्रैक्ट, एक मोशन में आ गया, एक ये एटम सब एक मोशन आ गया यहाँ पे। और वो जो मोशन है इलेप्टिकल पाथ आ गया, एक इक्लिप्स टाइप का, इस तरह का मोशन बना है, मोशन में है, ठीक। और प्लस क्या है, एटम मॉलिक्यूल सब आपस में जुड़ता गया, जुड़ता गया, तो एक बादल के तरह, बादल के तरह एक स्ट्रक्चर बना था, जिसको बोला था सोलर नेबुला। क्या फॉर्मेशन, क्या सोलर नेबुला बोला जाता है, सोलर नेबुला का फॉर्मेशन कर दिया। और वही सोलर नेबुला का जो सेंटर पार्ट था, जो धीरे धीरे एटम मॉलिक्यूल सब जुड़ता गया, जो गर्म था, जो हमारा सन बना, वही सोलर नेबुला का जो सेंटर पार्ट था, यही क्या बना, सन। हमारा जो सन है यही सोलर नेबुला का सेंटर पार्ट बना। प्लस जो साइड में था, सन के बाद मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, तो हम लोग को तो अर्थ के बारे में बात करना है, तो 3 नंबर पे आता है अर्थ, अर्थ 3rd नंबर पे आता है। तो अर्थ कोई मिस्त्री तो बनाया नहीं, एटम मॉलिक्यूल सब आपस में जुड़ता गया, जुड़ता गया, जुड़ता गया, और ये अर्थ का फॉर्मेशन किया। तो अर्थ कोई गोल नहीं है, ऐसा नहीं है गोल है, जहां तहां गड्ढा है अर्थ में, कोई एटम मॉलिक्यूल सब आपस में जुड़ता गया। ऐसा नहीं है कि ये काम उसी समय हुआ, आज भी ये काम हो रहा है अर्थ पे, ये जुड़ाव जो है आज भी हो रहा है। आप लोग जानते होंगे उल्का पिंड सब जो आता है, आखिर उल्का पिंड सब क्या है, किसी न किसी चीज का टुकड़ा है, वो आज भी अर्थ पे आ रहा है। नहीं, इधर भी कुछ दिन पहले भी आया था, तो ये काम आज भी चल रहा है।
अर्थ में गड्ढा हो गया, अर्थ में जहां तहां गड्ढा, कोई मिस्त्री तो बनाया नहीं एकदम गोल बना था, अर्थ में जहां तहां गड्ढा रहा। अब क्या हुआ, एटम सब जो आपस में जुड़ा, तो एटम में हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम जो आपस में जुड़ा तो यही वाटर बनाया, और फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वाटर कभी तो अर्थ पे गिरा होगा। लेकिन क्या है कि उस समय अर्थ बहुत ही ज्यादा गर्म था, जब धमाका होके बना है तो बहुत ही ज्यादा गर्म था, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल गिरा था ये फिर वेपर बन के ऊपर चला गया होगा, फिर ऊपर कंडेंस किया होगा, फिर गिरा होगा, फिर ऊपर चला गया होगा, फिर गिरा होगा, फिर ऊपर चला गया होगा, फिर गिरा होगा, फिर ऊपर चला गया होगा। कहने का मतलब हजारों साल तक इस तरह का काम होता रहा, बारिश होता रहा, अर्थ पे आए और वेपर बन के उड़ जाए। जस्ट लाइक गरम तवा कर लो, तवा को गरम करके पानी का बूंद का छींटा मार दो, वेपर बन के उड़ जाएगा, कंडेंस होगा, फिर गिरेगा। लेकिन धीरे 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 हमारा अर्थ का सरफेस ठंडा हुआ, और जब ठंडा हुआ तो वाटर रुकना स्टार्ट किया, वाटर रुकना स्टार्ट किया। वाटर का तो प्रॉपर्टी है, जिधर गड्ढा है वो भरता चला जाएगा, नहीं इस गड्ढे से इधर चला गया, इसको भरना स्टार्ट किया, इधर से इधर, जिधर गड्ढा है उसको भरता चला गया। और अर्थ का गड्ढा तो बड़ा बड़ा गड्ढा, यही सब सागर और महासागर बनाया, सागर और महासागर बनाया, प्लस जो चैनल बना यही सब नदी बना, यही सब क्या बना, नदी। तो हमको सागर और महासागर मतलब अर्थ पे वाटर को ले आए, कि अर्थ पे वाटर कैसे आए, तो हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना वो क्लियर, उस पे अर्थ का थोड़ा सा आइडिया दिया हम, उस अर्थ पे वाटर का आइडिया दिया। अब आते हैं इस वाटर में लाइफ कैसे आया, बोले तो सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ। लेकिन उससे पहले कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, तब आगे बढ़ेंगे। एनी डाउट, कोई भी डाउट है तो पूछो बच्चों। डाउट है तो बोलो, बोलो, जब तक बोलोगे नहीं तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कितने समझा नहीं समझा। नहीं सर, कोई डाउट नहीं। डाउट है? नहीं सर, नहीं। कोई डाउट नहीं है। और लोगों का बोलना है, जो भी है डाउट है तो पूछना है, यहां तक में कोई भी डाउट है तो पूछो, एनी डाउट, नहीं तो फर्दर फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। मुझे लग रहा नहीं है डाउट आप लोगों को, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मैं पानी तक आ चुका हूँ, अब पानी में लाइफ कैसे आया उसकी बात करने जा रहा है, ठीक है। पानी में लाइफ कैसे आया उससे रिलेटेड बात करने जा रहा है, तो ध्यान से समझना है। थोड़ा सा केमिस्ट्री अप्रोच आएगा, टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा केमिस्ट्री का अप्रोच आने वाला है, आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि केमिस्ट्री नहीं समझोगे तो फिर मजा नहीं आएगा, तो उसको बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अर्थ पे लाइफ कैसे आया उसकी बात कर रहे हैं। तो एटम जुड़ा तो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल जुड़ के क्या बना, कंपाउंड। अर्थ पे जो पानी बना, पानी में ढेर सारा कंपाउंड बन चुका था, और उस कंपाउंड में एक कंपाउंड था जिसका नाम था ग्लिसरॉल। क्या नाम था बच्चों, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जो होता है ना, 3 कार्बन और 3 OH वाला कंपाउंड होता है, 3 कार्बन और 3 OH वाला जो कंपाउंड है, इसी कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल। अर्थ पे ग्लिसरॉल नाम का कंपाउंड बना। तो कैसे बना आपको पता है, एटम जुड़ेगा तो मॉलिक्यूल बनेगा, मॉलिक्यूल से कंपाउंड बनेगा, तो कंपाउंड में कौन सा कंपाउंड मैं बता रहा हूँ, ग्लिसरॉल का, ग्लिसरॉल कंपाउंड, ग्लिसरॉल नाम का कंपाउंड अर्थ पे बन गया। एक और कंपाउंड उस समय अर्थ पे बना था जिसको हम लोग बोलते हैं फैटी एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों, फैटी एसिड। फैटी एसिड की बात करें तो एसिडिक ग्रुप आपको पता होगा, कोई भी एसिडिक ग्रुप की बात करेंगे तो RCOOH, ये जो COOH है यही एसिडिक ग्रुप है, और इसको खोल के लिखो तो RC डबल बॉन्ड OOH, और R की जगह अगर H लिख दे, H, तो एक कार्बन का एसिड फॉर्मिक एसिड कहलाता है। फॉर्म मतलब होता है एक कार्बन वाला था फॉर्मिक, अगर 2 कार्बन का एसिड है तो एसिटिक एसिड कहलाता है, एसिड मतलब 2, उसी तरह से 3 कार्बन प्रोपाइनिक एसिड, ब्यूटानिक एसिड। मैं बात कर रहा हूँ फैटी एसिड, तो लंबा लंबा कार्बन चेन होगा, तो एसिडिक ग्रुप होगा C डबल बॉन्ड O, ऐसा करते हैं थोड़ा और हटा के लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या, OH, ये एसिडिक ग्रुप है। और फैटी एसिड की बात करें तो लंबा कार्बन चेन होता है, CH2 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 CH2, इस तरह से लंबा,
डॉट 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 CH3 लिख देते हैं। 12 कार्बन हो सकता है, 14 कार्बन हो सकता है, 16, 18, 20, 22, इवन और भी ज्यादा। ये जो मैं ऑरेंज से लिखा हूं इसको हम लोग बोलते हैं फैटी एसिड। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ये फैटी एसिड है, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर याद नहीं रखना है, टेंशन नहीं लेना है, बार बार बोल रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, ग्लिसरॉल, ब्लैक से जो लिखा हुआ है ग्लिसरॉल अल्कोहलिक कंपाउंड होता है और फैटी एसिड, ठीक। ग्लिसरॉल प्लस एसिड जब कभी भी आपस में जुड़ेगा तो यही बनाता है लिपिड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिपिड। तो जोड़ना पड़ेगा बच्चों। यहाँ गौर करो, ये अल्कोहल का OH है और ये एसिड का OH। तो एसिड का OH अल्कोहल का H आपस में जुड़ जाता है, मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बोले तो वाटर बन के निकल जाता है। और यहां बनने वाला बॉन्ड ईस्टर बॉन्ड कहलाता है। कौन सा बॉन्ड? ईस्टर, ईस्टर बॉन्ड। और ये दोनों आपस में जुड़ गया तो क्या बन गया, लिपिड बन गया। ये क्या बन गया, लिपिड। अभी लिपिड बना हुआ है बच्चों। यहाँ एक OH और है तो हम लोग चाहे तो एक और फैटी एसिड को जोड़ सकते हैं, सेम इसी तरह से। फिर CH2, फिर CH2, 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 फिर डॉट 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 CH3, फिर सेम चीज। यहाँ का OH, यहाँ का H, एसिड प्लस अल्कोहल ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अभी भी ये लिपिड ही है, पहले वाला भी लिपिड था और अभी वाला भी लिपिड है, लेकिन दोनों में अंतर है। पहले वाला का नाम था मोनोग्लिसराइड और अभी वाला का नाम है डाइग्लिसराइड। डाई मतलब 2 ग्लिसरॉल है, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ठीक है। जरा सा गौर करना है। हम लोग चाहे तो एक और लिख सकते हैं, हम लोग अगर चाहे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक और लिख सकते हैं, एक और फैटी एसिड को लेके जोड़ सकते हैं। चलो जोड़ ही देते हैं, C डबल बॉन्ड हो, फिर यहाँ OH इस तरह से, CH2, CH2, CH2 इस तरह से, CH3, फिर अगर जोड़ दे तो ट्राइग्लिसराइड हो जाएगा। अगर तीसरा जोड़ दे तो ट्राइग्लिसराइड। और बता दूं आपको, हम लोगों का जो स्टोर फैट होता है ना, जो लिपिड होता है, जो चर्बी होता है, जो हमारे बॉडी में जमा है, नहीं तो वो ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में जमा होता है। अगर आप मटन उटन खाते हो तो मटन का जो तेल है, तेल नहीं, वो ट्राइग्लिसराइड ही होता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है PMT का कि एनिमल का स्टोर फैट, एनिमल का स्टोर फैट किस फॉर्म में है, तो ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में होता है। लेकिन अभी फिलहाल मुझे फैट नहीं पढ़ाना है, अभी फिलहाल फैट नहीं पढ़ाना है। तो हमको क्या पढ़ाना है, हमको तो पढ़ाना है लाइफ कैसे आया, उससे रिलेटेड बात करना है। तो यहाँ अभी डाइग्लिसराइड है और ये जो OH है, अगर मैं इस OH को दूसरे साइड लिख दूं जिधर H है, कोई दिक्कत? यहाँ पे OH लिख दिए और इधर H कर देते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। आप लोग जानते होंगे कि ये सिग्मा बॉन्ड है, अगर जानते हो तो, और ये रोटेट करते रहता है तो इधर उधर लिख सकते हैं। वैसे तो इधर भी लिख के हम समझा सकते थे, लेकिन और आसान हो जाएगा उधर कर दिए तो। एक कंपाउंड और बना था अर्थ पे उस समय, एक कंपाउंड और था और उस कंपाउंड का नाम था फास्फोरिक एसिड। क्या नाम था बच्चों? फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड क्या, तो H3PO4, H3PO4 फास्फोरिक एसिड कहलाता है। और H3PO4 में आपको बता दूं, सेंट्रल मेटल आयन होता है फॉस्फेट। PO4 4 ऑक्सीजन होता है, O4, और H3 3 हाइड्रोजन होता है, जिधर मन करे उधर हाइड्रोजन लगा लो। तो H3 3 हाइड्रोजन, O4, H3PO4, तो P सेंट्रल मेटल आयन, O4 4, ठीक है। फास्फोरिक एसिड, और आपको पता होगा फॉस्फेट 5 बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, ये फास्फोरिक एसिड बना दी। अब क्या होता है, फिर एसिड और अल्कोहल आमने सामने, एसिड का OH और अल्कोहल का H आपस में जुड़ जाता है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बोले तो वाटर बन के निकल जाता है, और यहां बनने वाला बॉन्ड फिर से ईस्टर बॉन्ड होता है। अब क्या है कि फॉस्फेट जुड़ गया किसमें, लिपिड में, और लिपिड में जो फॉस्फेट जोड़ दिए तो इसी का नाम है फॉस्फोलिपिड। फास्फोलिपिड यही बच्चों। बच्चों ये जो फास्फोलिपिड आपको अभी दिख रहा है ना, ये कोई मामूली कंपाउंड नहीं है, ये कोई मामूली कंपाउंड नहीं है। ये फास्फोलिपिड के कारण ही आज अर्थ पे लाइफ है, या इसी फास्फोलिपिड के कारण सेल का फॉर्मेशन हुआ। कैसे, तो उसको समझना है, तो उसके लिए फास्फोलिपिड के बारे में थोड़ा और जानना पड़ेगा, तब मजा आएगा।
तो आपको स्ट्रक्चर याद नहीं रखना है, टेंशन नहीं लेना है, बार बार बता रहा हूं। देखो फास्फोलिपिड का इतने दूर को बोला गया हेड, इसको बोला था हेड, और नीचे वाला जो है उसको बोलते हैं टेल। तो आपसे पूछा जा सकता है फास्फोलिपिड का हेड किससे मिलके बना है, तो आप बोल सकते हो ग्लिसरॉल और फास्फोरिक एसिड। नहीं, फास्फोलिपिड का हेड किससे मिलके बना है, ग्लिसरॉल प्लस फास्फोरिक एसिड से मिलके बना है। और टेल किससे मिलके बना है, तो फैटी एसिड का बना होता है, दो फैटी एसिड टेल। नहीं, पहला बात ये बच्चों, फास्फोलिपिड का जो हेड होता है ना ये पोलर होता है, और जो टेल है इसको बोलते हैं टेल। ये वाला पार्ट क्या है, टेल, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेड। जो टेल होता है वो नॉन पोलर होता है। लेकिन क्वेश्चन आता है सर क्या पोलर क्या नॉन पोलर, अब उसको समझना पड़ेगा हम लोगों को कि पोलर कंपाउंड क्या है, नॉन पोलर कंपाउंड क्या है। नहीं, पोलर और नॉन पोलर। बच्चों ये जो फास्फोलिपिड है, अगर इसको पकड़ के हम इसे घुमा दे, सीधा कर दे, सीधा, तो इस तरह से हम लोग दिखाएंगे फास्फोलिपिड। ये हेड है और ये टेल है, कोई दिक्कत नहीं। ये हेड है और ये टेल है, तो हेड टेल हो गया। यहाँ पे जो है हेड और टेल हो गया। तो फास्फोलिपिड का हेड मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पोलर होता है, और टेल क्या होता है, नॉन पोलर होता है। लेकिन क्वेश्चन है सर पोलर किसको बोलेंगे और नॉन पोलर किसको बोलेंगे, पोलर कंपाउंड किसको बोलते हैं। नहीं, उसको समझना है। तो पोलर को समझने के लिए आपको समझना होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, EN। हल्का हिंट कर रहा हूँ, ये सब अभी अब सिलेबस से थोड़ा सा हम बाहर हैं, टेंशन नहीं लेना आपको। ये जस्ट बता रहा हूँ सेल का फॉर्मेशन, तब हम आएंगे सिलेबस पे, तब मैं आपके नोट्स पे आऊंगा, ठीक है। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन क्लास हम ले रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ पोलर, हेड पोलर है, तो पोलर किसको बोलेंगे, पोलर किसको बोलेंगे भाई। तो उसको समझने के लिए केमिस्ट्री में एक टर्म आता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन छीनने का टेंडेंसी, छीनने का। और पूरे पीरियोडिक टेबल में आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर होता है नाइट्रोजन, उसके बाद होता है क्लोरीन। पता होना चाहिए आपको, अगर नहीं पता है तो। और इवन इसका आप वैल्यू भी याद रखो। F44 ऐसे 0.3, सॉरी 3.5, 0.5 घटा दो तो ये 3 हो जाएगा। और क्लोरीन 3.5, तो ये 0.5 घटाएंगे तो 2.5। क्लोरीन में 0.5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से नीचे 2.5, नहीं क्लोरीन आ जाएगा। फिर इससे भी कम होता है कार्बन का 2.1, और एक और याद रखना हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का सॉरी 2.1 हाइड्रोजन का, 2.5 क्लोरीन का, याद रखना है लगभग 2.5। ठीक है, फिर से लिख दो क्या साफ करके, रुको इसको ठीक से थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, आप मेडिकल का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। इसको हम ठीक से लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं। देखो ऐसे याद रखना, पूरे पीरियडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट फोन कॉल, याद रखो FON कॉल, Cl क्लोरीन, ठीक। इसका वैल्यू F44 याद रखना है, 0.5 सब में घटा देना है, तो 3.5 ऑक्सीजन का हो जाएगा। नाइट्रोजन का फिर 0.5 घटाएंगे 3 होगा। क्लोरीन का बात करें तो क्या हो जाएगा 2.5। तो 2.5 से थोड़ा सा ज्यादा होता है क्लोरीन, इससे कम होता है एक और याद रखना है, कार्बन का 2.5 होता है। 2.5 से ये थोड़ा सा ज्यादा होता है और वो कम। और एक और याद रखना है हाइड्रोजन का 2.1। इतना EN का वैल्यू आपको याद रखना है अगर आप मेडिकल का तैयारी कर रहे हो तो, तब बहुत मजा आएगा आपको केमिस्ट्री पढ़ने में। हम तो आज सिर्फ यूज करेंगे, लेकिन आपका केमिस्ट्री वाले सर रोज यूज करेंगे ये सब चीज। खैर, मैं बताने जा रहा हूँ पोलर। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब होता है इलेक्ट्रॉन छीनने का टेंडेंसी, छिड्डा। मान लो ये मेरे पास पेन है, तो छीनेगा कौन मेरे से, जो मेरे से ताकतवर होगा, मेरे से कमजोर तो ये पेन नहीं छीन पाएगा। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब छीनने का टेंडेंसी। पूरे पीरियडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन छीनने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा इसी का होता है, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है फ्लोरीन, और उसके बाद होता है ऑक्सीजन, दूसरा बड़ा होता है छीनने वाला ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। दूसरा बात आपको ये याद रखना है, चेंज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डेल्टा EN, चेंज को डेल्टा से डिनोट करता है। अगर 0.9 से ज्यादा हो जाए तो वो कंपाउंड पोलर कहलाता है।
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस अगर 0.9 से ज्यादा हो जाए तो वो कंपाउंड पोलर कहलाता है। इसका मतलब 0.9 से कम होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन पोलर। चलो हेड को मैंने क्या बोला, पोलर। चेक करते हैं हेड पोलर है कि नॉन पोलर। तो देख हेड में, यही हेड वाला पार्ट है। हेड में देख, हेड हेड में क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना है, देखो देखो, इसमें अभी बताए ऑक्सीजन दूसरा बड़ा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट 3.5। 3.5। नहीं तो ऑक्सीजन का कितना है बच्चों, 3.5। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें तो यहाँ 3.5 ऑक्सीजन का है, हाइड्रोजन का कितना है 2.1। दोनों को घटा दे, कितना आएगा 1.4 है ना। तो किससे ज्यादा, 0.9 से ज्यादा। तो 0.9 से ज्यादा जहां होगा तो वो क्या होगा, ये बॉन्ड पोलर हो गया। एग्जैक्टली जहां भी OH है तो ये क्या होगा, पोलर। और यही रीजन है कि फास्फोलिपिड का हेड को मैंने क्या लिखा है, पोलर। क्लियर है, हेड क्यों पोलर हुआ, समझ में आया। टेल है नॉन पोलर, टेल नॉन पोलर है। चलो चेक करते हैं। जैसे CH2 को हम ऐसे भी लिख सकते थे ना, CH2 को हम ऐसे भी लिख सकते थे, हाइड्रोजन को अलग अलग करके। यहाँ हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन यहाँ। चल कार्बन का IN देखो तो कितना बताया, कार्बन का IN 2.5, हाइड्रोजन का 2.5। 2.1। नहीं घटा दो, जैसे घटाओगे तो क्या आएगा, ये दोनों का 0.4। किससे कम है, 0.9 से कम है। इसीलिए टेल क्या होता है, नन पोलर। टेल क्या है, नन पोलर। हेड क्या है, पोलर। टेल क्या है, नन पोलर। क्लियर बच्चों। जो हेड है, जो पोलर है, तो पोलर को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। और जो टेल है, जो नन पोलर है, इसको बोलता है हाइड्रो। हाइड्रो मतलब होता है वाटर, फोबिया, फोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब जिसको पानी से डर लगेगा उसको बोलेंगे हाइड्रोफोबिक। और जिसको पानी से प्यार होगा, फिलिक। वाटर लविंग, वाटर से प्यार करने वाला हेड है। तो कहोगे सर कैसे, अब या तो आप रट्टा मार लो या नहीं तो मैं रीजन दो। बच्चों वाटर को अगर गौर करके देखो, वाटर बोले तो H2O यही है। और वाटर में देखो तो ये 3.5, ये इसका ऑक्सीजन का ही है, और इसका 2.1। इसको घटाओगे तो कितना आएगा, 1.4। किससे ज्यादा, 0.9 से ज्यादा। तो वाटर भी पोलर होता है। वाटर क्या है, पोलर। तो वाटर पोलर और हेड भी पोलर। ऑर्गेनिक में एक लॉ होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। जो पोलर कंपाउंड वो पोलर में ही घुलेगा, पोलर कंपाउंड पोलर में घुलता है, और जो नन पोलर है वो नन पोलर में ही घुलेगा। नहीं तो वाटर में हेड पोलर है, वाटर भी पोलर है, तो हेड वाटर में घुल जाएगा। तो इसीलिए हेड होता है हाइड्रोफिलिक, जबकि टेल नन पोलर है। और वाटर में अगर डालेंगे तो नन पोलर पोलर में कभी नहीं घुलेगा, तो इसीलिए उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। नहीं ये बात। तीसरा बात, चल हेड को देख, हेड को ये हेड। अब देख ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। पूरे पीरियडिक टेबल में दूसरा नंबर रखे हुए ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन छीनने का टेंडेंसी। वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, और जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीनेगा, ऑक्सीजन पे हो जाएगा निगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज, निगेटिव। और हाइड्रोजन पे हो जाएगा H+, बॉन्ड टूट जाएगा। एग्जैक्टली यहाँ का भी बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा, ऑक्सीजन पे निगेटिव H+। और यही रीजन है कि हेड पे कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे जो जुड़ा हुआ है निगेटिव, और H+ जो निकला H+, इसी को तो हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन। H+ को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। कौन बताएगा H+ को प्रोटॉन क्यों बोलते हैं, बता जल्दी। H+ को ही प्रोटॉन क्यों बोलते हैं, 10th क्लास, अंडर 10th तक पढ़े हो ना सब, हाँ सर। बताओ प्रोटॉन क्यों बोले H+ को। ये जान रहा है सब हाँ सर हाँ ये हाँ। गेम करता है सर, एक मतलब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल मारता है 2 का। तो इलेक्ट्रॉन गेन तो Li++ कर लो, वो भी करेगा, तो उसको क्यों नहीं बोलेगा, लिथियम को बोलो प्रोटॉन। ये रीजन नहीं है। और कोई ट्राई करो, H+ को ही प्रोटॉन क्यों बोलते हैं। सिंपल, एकदम सिंपल आंसर है, एक लाइन का आंसर है। आपको जानना चाहिए, क्योंकि आप लोग रट्टा मार के रखे हो H+ प्रोटॉन है, प्रोटॉन प्रोटॉन प्रोटॉन, लेकिन क्यों प्रोटॉन, वाई प्रोटॉन। H+ को ही प्रोटॉन क्यों बोले, मैं बता दूं। चल मैं बता देता हूँ, ऐसे तो मेरा चीज नहीं है, केमिस्ट्री वाले सर का है। देख हाइड्रोजन जो होता है ना, हाइड्रोजन 1 हम लोग बोलते हैं ना H1,
इसका मतलब क्या, इसमें प्रोटॉन एक है और इलेक्ट्रॉन भी एक होता है हाइड्रोजन पे, तभी तो कोई चार्ज नहीं है। और जैसे हाइड्रोजन H+ लिखे तो इस पे प्रोटॉन एक है लेकिन इलेक्ट्रॉन 0 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी H+ हुआ। अब प्रोटॉन है वो भी यूनिट में है, इसीलिए H+ को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट में प्रोटॉन है, इसीलिए H+ क्या कहलाता है, प्रोटॉन कहलाता है। क्लियर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। प्रोटॉन, खैर एकदम आसान आंसर था। तो देखो मैं इधर कुछ बताना चाह रहा था, हेड पे कैसा चार्ज, निगेटिव चार्ज, टेल पे कैसा चार्ज, तो जहां हेड निगेटिव किए बच्चों लोग, टेल पे कैसा चार्ज, तो मैक्सिमम बच्चा आंसर करता है पॉजिटिव, लेकिन ये गलत है, टेल पे कोई चार्ज नहीं होता है। इतना बात क्लियर है। हेड फास्फोलिपिड कैसे बना, क्लियर है, फिर से करते हैं एक बार शॉर्टकट में। बच्चों फास्फोलिपिड क्या बताया, ग्लिसरॉल में जैसे फैटी एसिड जोड़ेंगे तो वो बनेगा लिपिड, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड मिलके क्या बना, लिपिड। और लिपिड में फास्फोरिक एसिड जोड़ दिए तो क्या बन गया, फास्फोलिपिड। तब जाके वो क्या फॉर्मेशन किया, फास्फोलिपिड का फॉर्मेशन किया, नहीं तो फास्फोलिपिड बन चुका है। फास्फोलिपिड का हेड पोलर होता है, रीजन में बता दिया। पोलर होने के लिए क्या चाहिए, चेंज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 0.9 से, जहां भी आपको चेक करना है ना बॉन्ड पोलर है कि नहीं, उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस देखो, 0.9 से ज्यादा है मतलब आंख बंद करके पोलर, और कम है तो नॉन पोलर। नहीं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस हेड में, तो हेड पोलर, टेल है नॉन पोलर। जो पोलर है वो पोलर में घुलेगा, तो हेड पानी में घुल जाएगा, वाटर लविंग है, इसीलिए बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। हेड को क्या बोला जाता है, हाइड्रोफिलिक, और टेल को बोला जाता है हाइड्रोफोबिक, क्योंकि वो हेड टेल नॉन पोलर है लेकिन वाटर में नहीं घुलेगा, हाइड्रोफोबिक। हेड पे निगेटिव चार्ज होता है, टेल पे किसी तरह का कोई चार्ज फास्फोलिपिड का नहीं होता। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक में कोई भी डाउट है तो पूछो, एनी डाउट, जल्दी बच्चों। आई थिंक नहीं है आपके पास डाउट, डाउट पूछो, नहीं है तो एक काम करेंगे, अगर डाउट नहीं है तो यहाँ तक ही रहने देंगे, आज नहीं बताता हूँ लाइव कैसे आया, इसलिए कि कम से कम आधा घंटा 45 मिनट अब उसके लिए और चाहिए, कैसे सेल का फॉर्मेशन हुआ उसको हम लोग देखेंगे अगले क्लास में, क्योंकि अभी स्टार्ट होंगे तो अप्रॉक्स 45 मिनट का क्लास चाहिए, नहीं तो फिर फास्ट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो उतना टाइम अभी है नहीं अपने पास। फिलहाल क्लास यहीं रखेंगे, अगर आपको डाउट नहीं है तो मैं पूछ लेता हूँ एक दो क्वेश्चन, जिससे पूछा जाएगा वही आंसर करेगा। वैसे तो पूछने लायक आज ज़्यादा कुछ बताया नहीं, लेकिन थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन पूछते हैं, जिससे पूछा जाएगा वही आंसर करेगा, बाकी लोग म्यूट रहेंगे। अ, एक अली अहमद, अली, अली अहमद, म्यूट करो बच्चा। तुम हमको बताओ सेल का कोई भी एक डिफिनेशन जो आज बताए हम, कोई भी। Cell is a basic functional and structural unit of life. ये फिर रटा हुआ बोल दिया तुम, खैर कोई बात नहीं, सही है, बट आज वाला नहीं, रटा हुआ बताया, ठीक है कोई बात नहीं, चल So ठीक है। structure and structure plus functional unit of life. यस हाँ, क्या है कि आगे में बेसिक लगा दिया, वो बुक इस बुक वाला हो गया था डिफिनेशन, खैर कोई बात नहीं, ठीक है। दूसरा एक दूसरे से पूछते हैं, मुनीर, मुनीर, यस सर। दुनिया का सबसे छोटा लिविंग चीज क्या है, सेल। फिर से आंसर करो। सेल। सेल, हाँ राइट। आज ज्यादा कुछ वैसा पढ़ाया नहीं हूँ लेकिन फिर भी। आयन, आयन, यस सर। तुम बताओ दुनिया का सबसे छोटा चीज क्या मैंने बताया, सर एटम। एटम, तो एटम जुड़ा तो क्या बनाया, सर मॉलिक्यूल। यस मॉलिक्यूल बनाया, ठीक है। चलो और किसी से पूछ लेते हैं, एक बच्ची है शायद, सबिस्ता, साबिस्ता, अनम्यूट कर बच्चा। मेरी आवाज जा रही है बच्चा, गैलेक्सी करके कुछ कुछ लिखा हुआ है, साबिस्ताज गैलेक्सी,
चल शायद मेरी आवाज़ नहीं जा रही है। ऐसे लाइव क्लास का ये सब डिसएडवांटेज है, जाता भी है क्वेश्चन पूछने के नाम से, मतलब वो नेटवर्क एरर होने लगता है। खैर चल कोई बात नहीं। और अफीफा, अफीफा यस सर। आवाज जा रहा बच्चा? यस सर। चल तू बता। हिरार्ची, हिरार्ची बोले तो वो जो बताए थे एटम जुड़ा तो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल जुड़ के कंपाउंड। यस आगे का बता, कंपाउंड जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? सेल, उसके बाद टिश्यू, देन organ, देन organ system, हाँ and then after organism. देन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये याद होना चाहिए, ये आपका एकदम जीरो लेवल का चीज था, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनिज्म तक। ठीक है, और बाकी तो समझ में आ गया ना, सारा मैटर समझ में आ चुका है। तो आज क्लास यहीं पे छोड़ेंगे, क्योंकि आगे आज मैं यहीं तक छोड़ रहा हूँ, फास्फोलिपिड तक। ध्यान रखना अगले क्लास में मैं यहीं से आगे बढ़ूंगा। और एक बात और बता दूं, फास्फोलिपिड में ये सिंबल होता है, इंटरनेशनल सिंबल है ये फास्फोलिपिड का। बार बार उतना स्ट्रक्चर लिखने नहीं जाएंगे, ऐसा लिख देंगे मतलब फास्फोलिपिड है। जैसे आप लोग को शायद पता होगा, एक जीरो दे के एरो मार दो तो ये मेल होता है, मेल। ये बायोलॉजी में सिंबल है मेल, कुछ लिखने का जरूरत नहीं, आप ऐसा लिख के भेज दो तो अमेरिका, इंग्लैंड, जापान सब समझ जाएगा मेल के बारे में बात किया। और एक जीरो लिख के अगर क्रॉस कर दिए तो ये फीमेल है, और अगर दोनों को मिला दिए, ये मेल और यही जीरो पे क्रॉस भी कर दिए, तो ये बीच इंटरसेक्स की बात किया जाता है। नहीं, उसी तरह से इंटरनेशनल सिंबल होता है, एक जीरो लिख के डबल लाइन खींच दे, ये फास्फोलिपिड है। ये अमेरिका वाला भी समझ जाएगा ये तुम फास्फोलिपिड के बारे में आपने बात किया। इसी तरह से और भी सिंबल है, जैसे एक एरो खींच के ऐसे लिख दो तो चूहा है। कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, सिंबल है ये इंटरनेशनल सिंबल। तो फास्फोलिपिड का इंटरनेशनल सिंबल यही है। नहीं, फास्फोलिपिड का हेड किससे मिलके बना है, कौन बताएगा? फास्फोलिपिड का हेड किससे मिलके बना है? सर हाँ बताओ मुनीर, मुनीर सर मैं फास्फोलिपिड। बताऊं? हाँ बोलो बोलो, सुन रहे हैं हम। सर पोलर से। पोलर से, दांत तोड़ देंगे। पोलर से नहीं बोलेंगे ना बच्चा। देखो हेड किससे मिलके, फिगर देखो फिगर, एक ग्लिसरॉल है और दूसरा क्या है, फास्फोरिक एसिड है। ग्लिसरॉल प्लस फास्फोरिक एसिड मिला तो हेड बना है। और टेल किससे बना है, तो फैटी एसिड से। कोई भी पूछे फास्फोलिपिड का हेड किससे बना है, आंसर करना है ग्लिसरॉल प्लस फास्फोरिक एसिड से। और टेल किससे बना है, तो फैटी एसिड से। फास्फोलिपिड का हेड क्या होता है, पोलर। क्यों होता है पोलर, रीजन मैंने दे दिया। फास्फोलिपिड का टेल नन पोलर होता है। नहीं, फास्फोलिपिड का हेड हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर में घुलने वाला होता है, वाटर लविंग होता है। इसी चीज का यूज अगले क्लास में हम करेंगे, फास्फोलिपिड वाला। और टेल नन पोलर होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, वाटर से उसको क्या लगता है, डर लगता है। क्लियर? बाकी बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चों, फिलहाल अभी यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि आगे अभी बढ़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, टाइम उतना है नहीं अपने पास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी भी कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लो। स्क्रीनशॉट हम भेज देंगे, नोट्स भी हम आपको आज भेज देंगे ग्रुप में। ठीक है, स्क्रीनशॉट जो है, या लेना है क्या स्क्रीनशॉट? चाहिए तो ले लो, ले ही लो, आज का स्क्रीनशॉट ले लो। हाफ कर दें या फुल कर दें, इसको फुल में कर दे क्या एक ही साथ? नोट्स देखो साइड में है सेल बायोलॉजी का, थोड़ा और छोटा करते हैं, लो एक बार फुल में ले लो। हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया बच्चा? ऐसे मैं भेज भी दिया करूंगा, जस्ट आज पहला क्लास है तो आप ले सकते हो। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये तो जस्ट समझाए थे कि कैसे अर्थ पे पानी आया, ले लो स्क्रीनशॉट। ये सब टेक्स्ट में नोट्स में भी नहीं लिखा हुआ है, आज वाला क्लास नोट्स में भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, सिर्फ एटम मॉलिक्यूल कंपाउंड वो सब मिलेगा। नेक्स्ट ये ले लो, फास्फोलिपिड का। स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी फटाफट हाथ खींच देना है। ये लास्ट, ये याद रखना है, ये इनका वैल्यू जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, आपको बड़ा काम आएगा। फोन कॉल, फोन कॉल, कार्बन हाइड्रोजन,
0.5 घटा दो, सिर्फ क्लोरीन और कार्बन में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, क्लोरीन ज़्यादा होता है 2.5 से, अप्रॉक्स 3 के आसपास का क्लोरीन होता है, नाइट्रोजन और क्लोरीन अप्रॉक्स बराबर होता है, नाइट्रोजन ज़्यादा क्लोरीन कम, नहीं ये याद रखना, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया, नोट्स में भेज दूंगा, तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय। ठीक है, समझ में आया सबको? यस सर। लेकिन थोड़ा आज केमिस्ट्री अप्रोच ज़्यादा था, बाकी लोग को लगता है नहीं आया, आया? चल ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाकी लोग नेक्स्ट क्लास में बताएगा मुझे।